पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार गर्माती चली जा रही है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आपसे बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दरअसल जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बड़ी खबर दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले बंगाल की राजनीति में खोली खेल को लेकर जो आशंका जाहिर की थी, उसका आज सबूत भी सामने दिखाई दे रहा है। बंगाल में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के पास हुआ है। दिलीप घोष के काफिले पर पत्थर फेंका गया, जिससे गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिलीप घोष के गाड़ी पर हमला किया गया है, पत्थर फेंके गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि गोरखा मुक्ति मोर्चा के लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस हिंसात्मक राजनीति का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, और एक तरह से इंगित कर रहे थे कुछ एक राज्य हैं जहां पर हिंसात्मक राजनीति बड़े पैमाने पर खेली जाती है, इसी का एक और हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने इसी ओर संकेत दिया था। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, दिलीप घोष के इस काफिले पर गोरखा मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये पूरा हमला एक तरह से किया गया है। अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, ताज़ा जो वारदात अभी हुई है, ऐसा लग रहा है कि खूनी राजनीति अब बंगाल की विरासत नहीं बल्कि आज की वास्तविकता बन चुकी है। जी अजय जी, बिल्कुल। और ये पुरानी विरासत है जो लगातार चली आ रही है, इसमें कोई फेर बदल नहीं देखने को मिल रहा है। दरअसल आज दिलीप घोष के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से एक बाइक रैली निकाली जा रही थी अलीपुरद्वार के जयगांव में। वहां पर पहले पुलिस से उनकी झड़प हुई है। पुलिस ने कहा था कि आप 25 बाइक लेकर रैली कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से 100 मोटर बाइक्स थी वहां पर। और उस झड़प के बाद जैसे ही बीजेपी की रैली आगे बढ़ी है, उसमें पीछे कुछ कारें भी थी, गाड़ियाँ भी थी, वहाँ पर पथराव हुआ है। और इस दौरान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। काले झंडे दिखाए जा रहे थे बीजेपी को और गो बैक के नारे लग रहे थे। तो जो आरोप है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ऊपर है कि उन्होंने ही पथराव किया है। हालांकि अभी तक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन जो बीजेपी का आरोप है कि वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से ही पथराव किया गया है। लेकिन ये जो आपके पास आते हैं, ताज़ा अपडेट फिर लेते हैं। बाबुल सुप्रियो जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबुल सुप्रियो जी, इसी बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह ही नहीं किया, बल्कि उन राज्यों को चेताया भी। आपको लगता है ये चेतावनी दरअसल किसी के कान में गूंज नहीं रही है, कोई असर नहीं दिख रहा इसका? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी जैसे इतने अमानविक और इतने क्रूएल चीफ मिनिस्टर हमारे भारत में बहुत कम देखा गया है। जो हमारे संविधान जब रची गई थी, तब उन्होंने सारे पढ़े लिखे बैरिस्टर, बहुत लेजेंडरी सब लोग थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी भारत में ऐसे कोई मुख्यमंत्री आएंगे जो फेडरल स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन को हर दिन तौहीन करते रहेंगे। डेमोक्रेसी, जिसका हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, उसकी हत्या रोज रोज होती रहेगी। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बात कही है, आप मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि केरला और बंगाल की बात ही उन्होंने की है। और बंगाल में रोज यही बातें होती है। 130 से ज्यादा बीजेपी कर्मियों को हत्या की गई है। पॉलिटिकल किलिंग्स बेइंतहा हो रही है। सारे नेताओं को इस तरीके से अटैक किया जाता है। और सबसे शर्म की बात है कि इसमें पुलिस और प्रशासन को पूरी तरीके से ममता बनर्जी यूज कर रही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि लोग उनके साथ नहीं है। अगर वो आज कुर्सी में बैठी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गलत दिशा में गलत काम करवा के और एडमिनिस्ट्रेशन को गलत तरीके से असंवैधानिक रूप से व्यवहार करके, ये सच्चाई है आज। बिल्कुल। बाबुल सुप्रियो जी, हमने 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान देखा था कि जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन आपके ऊपर हमला किया गया था। वो तस्वीरें अभी भी ताज़ा हैं सबके जहन में, आपके जहन में भी ताज़ा होंगी। एक राजनीतिक इतिहास रहा है बंगाल का, जहाँ पहले वामपंथी दलों के ऊपर राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाए जाते थे। तो आपको लगता है कि दरअसल ममता बनर्जी ने वामपंथी दलों से ये बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया है कि विरोधियों को कैसे शांत कराया जाता है? नहीं, विरोधियों को मतलब ममता बनर्जी तो सीपीएम को झेल के, उनके साथ लड़ाई करके बंगाल को ये आशा दिखाई थी एक समय पे, जब वो आएगी बंगाल में तो थोड़ी बहुत यानी कि बदल लाएंगे और उन्नयन करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट करेंगे।
अगर ये पिछले 10 साल में एक बार भी हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखा नहीं, अगर उन्होंने अपने सेक्रेटरीट ऑफिस से भी कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपको उसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री दिखाई देगी। और सीपीएम के टाइम पे देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स से कभी मैं वाकिफ भी नहीं था कभी, लेकिन जो चारों तरफ घटते थे वो तो हम देखते थे। मैं उत्तरपाड़ा में रहता था, उसके पास में हिंद मंदिर में रातों रात 10 लोगों के गला काट के तालाब में डाल दिया गया था। ये सब लेफ्ट इस तरीके के काम किया था, लेकिन वो हिस्ट्री है। ममता बनर्जी की हिस्ट्री होने में बस कुछ महीनों की इंतजार है। मई में, अप्रैल में वोट होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रावधान है जिस प्रावधानों को के वजह से, बीजेपी की वजह से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं, संविधान में वो प्रावधान है कि अगर ममता बनर्जी एक अलग देश चला रहे, ये सोच रही है, और ये हिंसा जो है दिन ब दिन बढ़ता जाए, जैसे चुनाव आगे आता रहेगा, तो हो सकता है कि उनके बहुत पहले भी ममता जी को कुर्सी छोड़ना पड़े लोगों की राय से। बाबुल सुप्रियो जी, राजनीतिक हिंसा पर एक और सवाल, जो कि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी और उनके कार्यकर्ता भी कई बार हथियार उठा लेते हैं। क्या ये आरोप आपके ऊपर जो टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता लगाते हैं वो सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी हिंसा का रास्ता अपनाते हैं? नहीं, आप दिखाइए ना मुझे। देखिए, जो भी आप टीवी में दिखाते हैं, आज ये बहुत शर्म की बात है कि अगर 2014 के अगर आप इलेक्शन देखें, 2019 के नेशनल इलेक्शंस आप देखें, तो पूरे देश में जो इलेक्शंस होते हैं, पूरा दिन जो है बंगाल सुर्खियों में रहते हैं, सिर्फ ये राजनीतिक हिंसा की वजह से। और बंगाली होने के नाते पूरी दुनिया में आज सोशल मीडिया और इसके वजह से पूरी दुनिया इसे देखती है, सारे दुनिया के सामने हमारा सर जो है वो झुक जाता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी सामने से, मतलब ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सामने से लीड करना छोड़िए, चुप्पी साधना और इस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करना। आपने कब आपने बीजेपी के कार्यकर्ता को वहां पे गोला बारूद, धुआं या बम वगैरह या किसी भी तरीके का हथियार के साथ किसी को आक्रमण करते हुए दिखा है? और आपको मैं बताऊं कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहती है कि अगर आपके जान खतरे में हो तो आप सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि पुलिस का गलत इस्तेमाल होता है वहां पे, और बहुत ही वायलेंट और क्रूअल तरीके से होता है। आप कहां इंस्टेंस दिखाइए जहां पे किसी बीजेपी कार्यकर्ता जिनकी खून होती है, उनको ये मौका भी मिलता है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करें। अब बताइए मुझे कहां ऐसा। बाबूजी, एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज जिस गुट ने दिलीप घोष साहब के ऊपर हमला किया है, वो एक जमाने में आपके साथ हुआ करता था, गोरखा मुक्ति मंच, लेकिन आज वो आपसे विमुख हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो आपके सहयोगी थे, आज आपके साथ क्यों नहीं है? सहयोगी जैसे कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक चीज का खबर रखते हैं, और हमें ऐसे एक नेता मिला जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ता का खबर वो रखते हैं। और उसी लिए कल बिहार की इलेक्शंस की बात करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इंगित दे दिया। ये जो जिन्होंने दिलीप घोष के, ये गोरखा मुक्ति मोर्चा के जो लोग इनके ऊपर, के ऊपर हमला किया है, ये निंदनीय तो है ही, लेकिन इसी का जो नेता है विमल गुरुंग, जो उसका नेता है, उसके ऊपर कितने सारे केसेस हैं, खून के केस से लेके क्या नहीं है। आज बताइए, जो फरार एक फरार मुजरिम है जिसके ऊपर इतने गंभीर सारे सेक्शंस लगे हुए हैं, वो कैसे कलकत्ता में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे ममता दीदी के साथ मीटिंग कर रही है, ये किसी को समझ में नहीं आती। और ये सारे संवैधानिक चीजें हैं। अगर ममता दीदी इस तरीके से तौहीन करते रहेंगे, तो हम कई बार ये कह चुके हैं, बहुत लोग कई बार ये कह चुके हैं कि जो क्राइटेरिया के अंडर एक स्टेट में इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जाता है, वो सारे पैरामीटर्स पे ममता बनर्जी जो है क्वालिफाई करती है। तो बंगाल में जो है प्रेसिडेंट्स रूल संविधान के तहत हो सकती है, संविधान के तहत जरूरत पड़े तो केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार है जिनके लिए लोग सबसे आगे हैं। ममता दीदी क्या सोच रही है किसी कोई मायने नहीं रखता है, ममता दीदी को भी मालूम है कि जनता उनके साथ नहीं, ये सच्चाई है। बाबुल सुप्रियो जी, आपके ऊपर यानी कि आपकी पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी बी टीम है एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मदद की 5 सीट हासिल करके, अब पश्चिम बंगाल का रास्ता अपना रहे हैं, वहां भी आपकी मदद करेंगे, क्या ये आरोप सही है? आप कैसे एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कैसे उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा सकते हैं? किस चीज का बी टीम?
अब बोलने से राहुल गांधी जी जिसके साथ जाते हैं, जिनके साथ जाते हैं, उनकी हार होती है। और बिहार की जनता ने ये दिखा दिया है, बिहार बोलिए, यूपी बोलिए, जहां भी बोलिए, क्या सोच के वो क्या ओवैसी साहब को ये संविधान उनको ये अधिकार नहीं देती कि वो जहां भी चाहे, वो एक लीडर हैं जो पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं और एक एक राज्य में उनको 5 सीट मिली है, लोगों ने वोट उनको जिताया है। इसमें ये बी टीम इस टाइम के बाद वो दीज आर लूजर्स लैंग्वेज, जो जनता के राय में हार जाते हैं, जनता जब आगे फेंक देती है तब इस तरीके की बातें करते हैं। और बताइए मुझे, ममता दीदी ने सिवाय मुस्लिमों का वोट लेने के सिवा बंगाल में उनके लिए क्या क्या है? कल ओवैसी साहब का मैंने इंटरव्यू भी देखा टीवी में, उन्होंने कहा, आदित्य चौधरी जी ने कल कोई बहुत बेकार टिप्पणी की है, क्योंकि मैंने बोला आप मुर्शिदाबाद में जाइए ना, ये तो कोई बीजेपी का बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, आप खुद वहां पे कैमरा लेके जाइए और देखिए इतने बार जीतने के बावजूद आदित्य चौधरी ने वहां वोट लेने के सिवा वहां के मुसलमानों के लिए किया क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर स्टेट में, गुजरात में आप जाइए, बहुत सारी बातें की गई है। देखिए वहां पे मुस्लिम जो है, हमारे माइनॉरिटी भाई बहन जो है, कितने शांति से रह रहे हैं और रोजगार कैसे वहां पे कमा रहे हैं। बंगाल में क्या हालत है? दीदी ने सिर्फ वोट के सिवा, वोट के राजनीति के सिवा और कुछ भी नहीं देखा है। यही उनकी यूएसपी ऑफ पॉलिटिक्स है, यही उनकी आइडियोलॉजी है। उनका आइडियोलॉजी तो कुछ है ही नहीं, अब क्या बताए? तो आप क्यों ऐसे ये बी टीम वगैरह बोल के, एक संवैधानिक तौर पे जिनका अधिकार है, तृणमूल कांग्रेस अपने आप को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहती है, हर जगह में उनका जमानत जो है वो जब्त होती है, लेकिन वो उम्मीदवार तो खड़े करते हैं ना, दिल्ली में भी किए थे, असम में भी किए थे और भी कई जगह में किया है, क्या फल मिला हो? हार गए ना। एक आखिरी सवाल बाबुल सुप्रियो जी आपके लिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के नेता नहीं है, इसलिए वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में शामिल कर लेते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अभी आप 3 वरिष्ठ टीएमसी नेताओं के संपर्क में और उनको तोड़ना चाहते हैं, क्या ये आरोप सही है? देखिए, आरोप लगाने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने के लिए जो अपने पुराने हिस्ट्री को भुला के जो लोग सबका साथ, सबका विकास या सबका विश्वास को अर्जन करने की रास्ते में जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे, वो केंद्रीय और राज्य जो है मिलकर डिसाइड करेंगे किसको हमारे साथ लेना है, किसको हमारे साथ रखना है और किनको नहीं रखना है। लेकिन हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि अगर जैसे क्या कहूं, कुछ नेता जो है, जैसे हमारे मुकुलदा है, मुकुलदा को लगा कि उनको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है, केंद्रीय नेतृत्व ने उसमें मंजूरी दी और वो अब बीजेपी के लिए, ममता को उखाड़ने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और मैं ये सब, वो लोग जो कहते हैं ये लोहा से लोहा काटने वाली बात, ये सब मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि लोहा से लोहा काटने की जरूरत ही नहीं है। जो डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा मजबूत लोहा होते हैं वो डिसाइड कर चुके हैं बंगाल में कि ममता दीदी नहीं चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज अगर ममता दीदी इस वक्त कुर्सी में बैठी है तो सिर्फ और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर। बिल्कुल। बाबुल सुप्रियो जी, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की। बंगाल की राजनीति में बहुत उथल पुथल आने वाला है और शायद आने वाले दिन हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बंगाल की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। अप्रैल मई तक में बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अभी नवंबर से ही एक तरह से चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तेजस्वी यादव को आरजेडी का विधायक दल का नेता चुना गया है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।